हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर और छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट चैप्टर में हमें कुछ यही टॉपिक्स हैं जो अच्छे से पढ़ने हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले जो टर्म्स पढ़नी है वो है हमारी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो मैं इन तीनों चीजों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी अर्थ है, ये हमारी स्फेरिकल शेप की हमारी अर्थ हो गई। अब इस पे जितना भी सॉलिड पार्ट है, जितना भी हमारा सॉलिड पार्ट है, जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं, जितनी भी हमारी लैंड है और जितने भी हमारे मतलब सॉलिड पार्ट्स हैं, वो आते हैं हमारे लिथोस्फीयर में। अब आता है हाइड्रोस्फीयर, और हमारी अर्थ पे जितना भी वाटर है, जितने भी परसेंट हमारा वाटर है, वो आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर में। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा कौन सा स्फीयर फैला हुआ है। सो आप अर्थ पे अगर देखा जाए तो वो है हमारा हाइड्रोस्फीयर, बट सबसे ज्यादा हमारा फैला हुआ है एटमॉस्फेयर, बिकॉज एटमॉस्फेयर में वो अर्थ आती है, वो एयर आती है जो पूरी अर्थ में एयर है। अर्थ के आसपास और अर्थ में जितने भी एयर है वो सारी मिलके बन जाती है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो हमारी आती है। और हमारा एक और टर्म आता है जो कि होता है हमारा बायोस्फीयर। आपने सुना होगा कि हमारी अर्थ एक बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मतलब जिस जगह पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मतलब हवा, पानी और जमीन, जहां तीनों चीजें मिल जाती है वो बन जाता है हमारा बायोस्फीयर। इसी वजह से हमारी जो अर्थ है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। हमारी अर्थ क्या है? बायोस्फीयर है। तो ये हमारी तीन टर्म्स हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर हमने यहाँ पर कवर कर ली। अब तो चलिए दोस्तों, अब हमारा सेकंड टॉपिक जो कि हमारा टाइप्स ऑफ वेस्ट भी अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि वेस्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, मेनली जो वेस्ट होते हैं वो होते हैं हमारे दो टाइप के। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से वेस्ट होते हैं अभी हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं। दोज वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझे आप? मतलब वो वेस्ट या फिर वो चीजें जो कि हमारे डिकम्पोज हो जाती है, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती हैं बाय अवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ऐसी चीजें कौन सी होती हैं? जैसे कि हो गए हमारे वेजिटेबल पील, वेजिटेबल पील्स हमारे गल जाते हैं, पेपर, वुड। ये सब चीजें हो गई हमारी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब सेम डेफिनेशन होगी, बस ये आ जाएगा दे कैन नॉट डिकम्पोज, मतलब ये डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीबैग, ये सब चीजें हमारी बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसान से डिकम्पोज नहीं हो सकती है। अब इनका सेकंड पॉइंट देखिए तो मतलब ये जो होती है जल्दी डिकम्पोज हो जाती है इन कंपेयर टू इनके, बट ये होती है मिलियंस ऑफ ईयर लेती है। और ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होती है, ये प्रेशर, हीट का टेम्परेचर, हमारी अर्थ की जो हीट है, उन सब चीजों से मिलके जलती या गलती है। ये हो गया हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब थर्ड टॉपिक है जो कि है हमारा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है वो भी अभी हम यहाँ पर देख लेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है या इकोसिस्टम कौन सी जगह होती है, किस जगह को हम कह सकते हैं हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वो जगह होती है जहां हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब एबायोटिक लिव टुगेदर या फिर डिपेंड ऑन ईच अदर, वो जगह या वो स्थान जहां पर हमारे बायोटिक और नॉन बायोटिक, जैसे हमारे ह्यूमंस, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और सारी चीजें एक ही जगह पर जहां हमें मिलेंगी, या जो वो सब चीजें एक ही जगह पर एक साथ रह रही होंगी, उस जगह को कहेंगे हम हमारा इको
सिस्टम। इकोसिस्टम आप कहेंगे तो ये तो हर जगह होता है भाई, हर जगह एनिमल होते हैं, ह्यूमन होते हैं, सो वो जगह पर इकोसिस्टम भी होता है। अब इकोसिस्टम के कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं आपको कह देता हूं पार्क। पार्क में हमें ह्यूमन भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं, और वो भी मिलते हैं। फॉरेस्ट, एक्वेरियम और पोंड। सो ये 4 जगह हो गई हमारी इकोसिस्टम के अंदर। अब इनमें कुछ चीजें आर्टिफिशियल और कुछ चीजें नेचुरल है, जैसे कि अगर हमारे पार्क हैं उनको किसी ने बनाया है, जी हाँ बनाया है, तो ये हमारे आर्टिफिशियल हो गए। फॉरेस्ट को किसी ने बनाया नहीं, ओ सॉरी, हाँ ये हमारे नेचुरल हो गए। एक्वेरियम्स को तो हम बनाते हैं ना, एक्वेरियम जहां पर बहुत सारी मछली वगैरह उनके लाइफस्टाइल को सर्वाइव करने के लिए एक जगह बनाई जाती है। एक्वेरियम तो हमारे आर्टिफिशियल होते हैं, एक्वेरियम हमारे आर्टिफिशियल होते हैं, और पोन्ड्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल होते हैं। सो यहां से हमने इनको नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बेसिस पे भी डिवाइड कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी, जो कि है हमारी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कह सकता है, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है हमारा प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स मतलब जो मेनली प्लांट्स मान लीजिए आप, प्रोड्यूसर मतलब जो आपको खाना प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं हमारे प्लांट्स। उसके बाद आते हैं हमारे कंज्यूमर्स, मतलब जो हमारे प्लांट्स को खाते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैनर में, जो हो गए हमारे कंज्यूमर्स, मतलब वो खाने को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जब कंज्यूमर्स मर जाते हैं, उसके बाद उनको डिकम्पोज कौन करता है, हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हैं हमारे डिकम्पोजर्स। अब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो ये हो गए हमारे जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट प्लांट्स खा लेते हैं, छोटे रैट्स, रैबिट्स, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारे सेकेंडरी जो इनको खाते हैं, सपोज एक या भी फूड वेब या फूड चेन वाले टॉपिक में अभी हम समझने वाले हैं। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और नेक्स्ट हमारा टर्शियरी, ये वो जो कि हमारे ये इनको और इनको बेसिकली दोनों को खा जाते हैं। टर्शियरी मतलब ये हमारे सबसे लास्ट लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं। अभी हम इनको फूड वेब और फूड पिरामिड वाले लेवल में समझेंगे, बट अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे प्लांट्स, उसके बाद हमारे कंज्यूमर्स हमारे 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नेक्स्ट हमारे डिकम्पोजिशंस मतलब लास्ट टाइप, जो कि इनको जब ये मर जाएंगे तो इनको डिकम्पोज करेंगे, इनसे अपना खाना बना करके खाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वेब, फूड चेन एंड डिफरेंट डिफरेंट फूड लेवल्स या फिर फूड पिरामिड जिसको हम कहते हैं, वो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये फूड लेवल नहीं, फूड पिरामिड आएगा, देखिए ट्रॉपिक पिरामिड, मार्कर को पता नहीं क्या हो गया आज। सो सबसे पहले हम देखेंगे फूड चेन। फूड चेन मतलब सपोज ये एक प्लांट है, यहाँ पे बनाते हैं, ये एक प्लांट है। अब इसको एक सपोज एक ग्रास ओपर ने खा लिया, ग्रास ओपर ने इसको खा लिया। अब ग्रास ओपर को खाया एक फ्रॉग ने, अब एक फ्रॉग को खाया एक स्नेक ने, और एक स्नेक को खा लिया हमारे ईगल ने। अब यहां पर हमें ध्यान से बातें समझनी होगी। सो ये है हमारी एक छोटी सी सिंपल सी फूड चेन, मतलब एक ग्रास थी या फिर कोई भी एक पौधा मान लीजिए, उसको खाया हमारे ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को खाया हमारे स्नेक ने, स्नेक को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया हमारे एक स्नेक ने, और स्नेक को खाया हमारे एक ईगल ने। सो ये जो एक लाइन बन रही है, ये एक ट्रॉपिक जैसे एक सीरीज बन रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये है हमारी फूड चेन। मतलब एक सिंगल पूरी यहां से खत्म हुआ, यहां तक जाकर खत्म हो गया, ये हो गया हमारा फूड चेन। अब हम बोलेंगे फूड वेब। आपने वेब सुना होगा, एक वर्ड मतलब एक जाल। सो मतलब एक फूड चेन्स का जाल बना देना है हमें। अब ग्रास को सिर्फ ग्रास ऊपर तो नहीं खाता, ग्रास को तो हमारा रैट भी खा सकता है, ग्रास को हमारा रैबिट भी खा सकता है। ये देखिए, अब हमारा जो स्नेक है, उसको फ्रॉग है, उसको एक स्नेक भी, रैट को एक स्नेक भी खा सकता है, हमारा रैबिट को भी एक स्नेक खा सकता है, हमारे ईगल ये, उसके बाद जो हमारा स्नेक फ्रॉग को खा सकते हैं, हमारा कोई भी, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक वेब बना देंगे यहाँ पर। सो वो हो जाए, यहाँ पर है कि इसको टाइगर भी खा सकता है, इसको भी टाइगर खा सकता है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, टाइगर को ह्यूमन खा सकता है, ह्यूमन भी टाइगर से खाते हैं, खाने वाले कुछ भी खा जाते हैं। सो यहाँ पर हम कुछ भी चीजें लिख सकते हैं। ये एक फूड वेब बन चुका है, एक ऐसे जाल बन चुका है, कहीं से भी कोई भी क्रिस्कोस एनिमल आकर के एक फूड वेब अपना
बना सकता है। अब हम देखते हैं फूड पिरामिड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, जो कि है हमारा फूड पिरामिड। अब फूड पिरामिड को समझने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि है हमारा 10% लो। 10% लो, जी हाँ, 10% लो हमारा एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है वो हमें चीजें बताता है। सो 10% लो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो सबसे पहले सपोज ये एक प्लांट है, कोई भी एक प्लांट है, और ये हमारा है सन। अब इस सन से जो इस प्लांट को एनर्जी मिलेगी, आप सब जानते हैं सन, प्लांट जो होते हैं वो सन से सनलाइट लेके क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो यहां से इस प्लांट से, इस सन से जितनी भी लाइट इस प्लांट पर पड़ेगी, सपोज ये एक प्लांट है, इसके ऊपर सन से जितनी भी लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, ये उसका सिर्फ 10% ही अपने पास रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट प्रोसेसेस में इनकी एनर्जी खत्म होती रहती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, ट्रांसपोरेशन करते हैं। सो उन सब चीजों में इनकी एनर्जी खत्म होती रहती है। सो ये आ गया, जैसे कि हमारा देखिए, इससे जो भी हमारी लाइट गिरी उसका ये सिर्फ 1% ही अपने पास रखते हैं, सिर्फ 1%। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 10% लो में जो प्लांट्स होते हैं वो कितने परसेंट एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी ही कंज्यूम करते हैं। अब उसके बाद सपोज इस प्लांट को एक ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, सपोज ग्रास ओपर ने खा लिया, हम यही मानते चलिए, एक ग्रास ओपर ने इसको खा लिया, एक ग्रास ओपर ने इसको प्लांट को खा लिया। सो उसके अंदर जितनी इसने खाया, इतनी एनर्जी इससे ली है, उसकी सिर्फ 10% इसके पास रहेगी, सिर्फ 10%। अब आप बोलोगे भाई बाकी की 90% एनर्जी कहाँ गई? वो डिफरेंट प्रोसेसेस में रिलीज होती रहती है। ये एक तरफ से दूसरे प्लांट पे जंप करेगा, वहां उसकी एनर्जी रिलीज होगी, खाने को डाइजेस्ट करने में उसकी एनर्जी रिलीज होगी। डिफरेंट प्रोसेसेस में इनकी एनर्जी साथ साथ खत्म भी होती रहती है, बट सिर्फ 10% एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब या स्टोर कर पाते हैं। अब उसके बाद समझिए ग्रास ओपर किसने खाया था? हमारे एक फ्रॉग ने। सो एक फ्रॉग में भी वापस 10% एनर्जी। सो ऐसे डिफरेंट एनर्जी स्नेक में, डिफरेंट में 10% एनर्जी होगी, बट सबसे पहले जो प्लांट है उसमें सिर्फ 1% एनर्जी स्टोर होगी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज जो प्लांट है उसमें हमारे आई है 100 जूल एनर्जी, इतनी जूल हमारी एनर्जी है, इसने यहां से 1% जो इसका इतनी जूल एनर्जी ले ली है, या सन से हमें सिर्फ इतनी मिली थी, उसके बाद हमने इसका 1% सिर्फ, सो 100 का 1%, 1, सो इसने प्लांट ने सिर्फ 1 जूल एनर्जी ही अपने पास रखी है। अब इसको ग्रास ओपर ने खाया, 1 जूल का 10% निकालना है। अब सो 10% अब हम इसका निकालेंगे। सो 1 जूल का 10% निकालने के लिए हमें 10% और 1 जूल करना पड़ेगा। सो 1 विच इज 0.1, सो आगे हमारी 0.1 जूल एनर्जी हमारी ग्रास ओपर में आ जाएगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे करते जाएंगे, धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाएगी, 0.01 आएगा, 0.001 आएगा। सो ऐसे धीरे धीरे एनर्जी कम होती चली जाएगी हमारे डिफरेंट जैसे हम हमारे ट्रॉपिक लेवल्स में आगे बढ़ते जाएंगे। सो 10% लो क्या था? सबसे पहले सन से हमें सिर्फ 1% एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, और उसके बाद सिर्फ 10% डिस्ट्रीब्यूट, 10%। अब आप सोचिए सबसे ज्यादा एनर्जी इस पूरी टेबल में या इस पूरी फूड चेन में किसके पास है? सबसे ज्यादा एनर्जी है हमारे प्लांट के पास, जो कि हमारा 1 जूल। सो सबसे पहले है हमारे प्लांट ज्यादा एनर्जी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा एनर्जी है हमारे प्रोड्यूसर्स के पास, जो कि है हमारे प्लांट्स। सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे प्रोड्यूसर्स के पास। उसके बाद एनर्जी है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, मतलब जो डायरेक्टली ग्रास को खा रहा है, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खा रहा है। सो प्रोड्यूसर्स के बाद हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी किस पे होती है? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में, जो डायरेक्ट हमारी ग्रास को खा रहा है। सो ये होगा हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, जो हमारे प्राइमरी को खा रहा है, मतलब हमारा फ्रॉग। सो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। उसके बाद हो गया हमारा स्नेक, जो कि हमारा टर्शरी। उसके बाद हमारी डीकंपोज, मतलब ये एक पिरामिड बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पिरामिड की फॉर्म यहाँ पर कर ली है इसने। ये हो गया हमारा ये। अगर हम इस फूड चेन को अगर हम बांटें, तो सबसे नीचे हमारा प्लांट, उसके बाद हमारा ग्रास ओपर, उसके बाद हमारा फ्रॉग, और उसके बाद हमारा स्नेक।
सो इस तरह से हमारी ये फूड चेन जो थी ये एक फूड पिरामिड बन गई है, जो कि ये हमारी टर्म है फूड पिरामिड भी हमने यहां से समझ लिया है। अब आपने इस बात में ध्यान दिया हो, जो एनर्जी है वो इसी फॉर्म में बढ़ रही है, मतलब यूनिडायरेक्शनल है एनर्जी। क्या वापस जो प्लांट है वापस ग्रास ऊपर को खा के अपनी एनर्जी ले सकता है? नहीं ले सकता। अगर एक बार प्लांट को ग्रास ऊपर ने खा लिया, उससे एनर्जी ले ली, सो वो उससे वापस नहीं ले सकता है। इसीलिए कहता है कि जो हमारी एनर्जी है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनली ही ट्रांसफर करती है। सो मतलब प्रोड्यूसर फिर प्राइमरी फिर टर्शियरी, ये सिर्फ वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन ही ये एनर्जी ट्रांसमिट करती है। कभी भी उल्टी नहीं आएगी कि स्नेक वापिस एक फ्रॉग स्नेक को खा के अपनी एनर्जी ले लेगा, नहीं, एनर्जी हमेशा वन डायरेक्शन में ही मतलब यूनिडायरेक्शनल में ही ट्रांसफॉर्म करेगी। अब हमारा सेकंड टॉपिक या सेकंड टर्म आती है। अगर आप सोचिए, अगर इस पूरी फूड टेबल में से 10% लो वाला कॉन्सेप्ट हम यहां से हटा देते हैं, ये एक प्लांट है। अगर इस फूड चेन में से मैं कहीं से मान लीजिए फ्रॉग को या फिर फ्रॉग को हटा देता हूं, तो क्या होगा? फ्रॉग को अगर मैं हटा देता हूं तो इस फूड चेन में क्या कोई असर पड़ेगा? अब आप कहेंगे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हमें क्या पता, मैं बताता हूं। देखो, अगर हमने यहां से फ्रॉग को हटा दिया तो यहां क्या होगा? जो स्नेक्स है वो तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली ग्रास ऊपर या ग्रास को तो नहीं खा सकते। सो जो हमारे स्नेक्स हैं वो तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनको फ्रॉग तो मिल ही नहीं रहे ना। सपोज किसी कारण से फ्रॉग एक भी नहीं रहा इस दुनिया में, सारे के सारे फ्रॉग्स खत्म हो गए, सो उसके बाद क्या होगा? हमारे स्नेक्स भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास हमारा फ्रॉग नहीं बचे खाने के लिए, तो हमारे स्नेक्स भी गायब हो गए। अब ग्रासहोपर पे इसका कुछ फर्क पड़ेगा? जी हाँ पड़ेगा। क्या होगा? ग्रासहोपर को कोई खाने वाला ही नहीं है, सो उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे ग्रासहोपर्स हो जाएंगे। अब ये ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो हमारे सारे पेड़ पौधे खा जाएंगे, एक दिन हमारे सारे पेड़ पौधे ये खा जाएंगे ना। और अगर पेड़ पौधे खत्म हो गए तो हमारा ह्यूमन और हमारा ग्रासहोपर्स दोनों मर जाएंगे, बिकॉज हमारी फूड चेन पूरी तरह ही हमारी देखिए खत्म हो गई। सो कहने का मतलब ये, अगर एक फूड चेन में से अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को हटाकर नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, सो उसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बड़ा देखने को मिल सकता है। ये हो गया हमारा पूरा फूड चेन, फूड पिरामिड का, फूड चेन और फूड पिरामिड का कॉन्सेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट हमारा 10% लो भी हमने यहां पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एमल्सिफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सपोज ये एक प्लांट है, ये कोई एक प्लांट है, समझ लिया, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी भी नहीं है, ये एक प्लांट है सपोज। अब इसके ऊपर हमने सपोज यहाँ पे कुछ कीड़े वगैरह लग गए थे, हमने इसके ऊपर डाल दिया फर्टिलाइजर। अब ने इसके ऊपर डाला यहाँ से फर्टिलाइजर, देखिए हमने इसके ऊपर डाल दिया ये हमारा थोड़ा सा, सो ये होगी चालू। सो ये जो हमारा एक प्लांट था, हमने इसके ऊपर क्या डाला? थोड़ा सा फर्टिलाइजर, F4 फर्टिलाइजर, आप ध्यान रखेंगे। सो हमने इसके ऊपर जो फर्टिलाइजर डाला, ये कुछ तो इसकी लीव्स पे लग गया, यहां लग गया। सो कुछ तो हमारा जो फर्टिलाइजर है वो हमारा लीव्स पे स्टिक कर जाएगा, कुछ यहां रह जाएगा, कुछ यहां रह जाएगा, कुछ यहां रह जाएगा, कुछ यहां। अब जो कुछ होगा ये हमारे समझिए सॉइल है, अब कुछ जो होगा वो पानी की वजह से नीचे सॉइल में भी आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ टाइप का हमारा जो हमारा फर्टिलाइजर हमें देखने को मिलेगा। सो ये जो बैक्टीरिया, ये जो हमारे ये फर्टिलाइजर होगा, ये हमारी रूट्स जो है यहाँ से इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और प्लांट के अंदर भी वो फर्टिलाइजर की कुछ केमिकल्स पहुंच जाएंगे। अब यहाँ समझ लीजिए एक प्लांट फ्रूट लगा कोई, ये एक फ्रूट है हमारा। अब इस फ्रूट के अंदर भी ये फर्टिलाइजर पहुंच जाएगा। अब आप कहेंगे भाई हम तो इसको धो के खाएंगे, सो हमें फर्टिलाइजर नहीं लगेगा। नहीं, बिकॉज फर्टिलाइजर अब इस फ्रूट के अंदर जा चुका है। ऊपर की लेयर पे तो आप धो सकते हो, बट जो नीचे से एब्जॉर्ब होके प्लांट में से फिर फ्रूट के अंदर आया है, उसको आप कभी भी नहीं हटा सकते, उसको आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी केमिकल, किसी भी पेस्टिसाइड्स, किसी भी चीज से आप धो लो। आप इस केमिकल को जिसके अंदर फर्टिलाइजर होगा उसको आप बिल्कुल भी नहीं हटा पाओगे। अब हम आपसे पूछेंगे बायोलॉजिकल इमल्सिफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन टर्म क्या है। अब सपोज इस प्लांट को एक ग्रासहोपर ने खाया, देखिए दूसरा कोई चल रहा है क्या? सो इस प्लांट को हमारे ग्रासहोपर ने खाया। अब इसकी लीव्स पे भी केमिकल था, सो इसने उस केमिकल वाले को ही खा लिया। इसने यहां से एक लीव खाई, सो इसके अंदर 3 ड्रॉप्स आ गया, फिर 3 मॉलिक्यूल्स आ गए, हम समझ लेते हैं 3 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ गए इस केमिकल के। इसने क्या किया? इसका पेट नहीं भरा, इसने यहां से भी खा लिए।
यहां से भी इसने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, सो 3 और 3 6 मॉलिक्यूल्स इसने यहां से खा लिए। सो ये देखा आपने, जो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर खाने से केमिकल की मात्रा बढ़ती जा रही है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही। इसको हम कहते हैं हमारा बायोलॉजिकल इमल्सिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल इमल्सिफिकेशन है। इसको ये क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे केमिकल की मात्रा, फिर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। सो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे बायोलॉजिकल इमल्सिफिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब समझिए, इसी ग्रास ऑपर को एक हमारे फ्रॉग ने खा लिया, इसको एक खा लिया फ्रॉग ने। अब इस फ्रॉग को तो खा लिया, साथ साथ फ्रॉग ने क्या किया, और 2-3 ग्रास ऑपर्स को खा लिया जो कि हमारे इसी पेड़ से खाए हुए आए थे। उनके अंदर भी 6m के ये 6 मॉलिक्यूल्स थे उस फर्टिलाइजर के। सो अब उसने समझ लिया 3 को खाया, सो इसके अंदर तो 3 को खाया 6m वाले के, तो इसके अंदर तो 18 मॉलिक्यूल्स हो गए। सो इसके अंदर तो और भी ज्यादा उन फर्टिलाइजर्स की मात्रा आ गई है। तो इसी तरह जो ये स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज पे, हर ट्रॉपिक लेवल पे जो केमिकल की मात्रा बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या, बड़ा होना। सो धीरे धीरे जो केमिकल है बढ़ता जा रहा है। अभी आप एक स्नेक को देखेंगे, एक स्नेक ने अगर खाया फ्रॉग को, सो उसमें और ज्यादा केमिकल की मात्रा हमें देखने को मिलेगी। ये है हमारी अर्थ, और इसकी पूरी सराउंडिंग में हमें एक भगवान का गिफ्ट मिला है, जो कि है हमारी ओजोन लेयर। एक ब्लैंकेट है जो हमारी अर्थ को सन की यूवी रेज से बचाकर रखता है। सन यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। सो अब क्या था, सबसे पहले ये जो हमारी ये जगह है, ये तो हमारी ऑक्सीजन ही है। सो ये जो हमारी जगह है, ये है हमारी ऑक्सीजन। सो अब इस ऑक्सीजन पर जब ये सन की हमारी यूवी रेज पड़ी, जैसे ही हमारी ऑक्सीजन पर हमारी सन की यूवी रेज पड़ी, तब इसने हमारी सन को, ऑक्सीजन को 2 पार्ट में बांट दिया, विच इज आवर O प्लस O। अब जो वो एक O था वो हमारी O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बन गया, जो कि है हमारा ओजोन। सो ओजोन है हमारा O3। अब ओजोन डिप्लीशन या फिर ओजोन होल का ये मतलब नहीं है कि हमारी ओजोन लेयर में गड्ढे हो गए या फिर वो धीरे धीरे खत्म हो गई है, नहीं। सिर्फ जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें धीरे धीरे डिप्लीशन आ रहा है, धीरे धीरे वो लेयर पतली होती जा रही है, जिससे हमारी सन की यूवी रेज हमारी अर्थ के धीरे धीरे करीब आती जा रही है। अब इससे ये इसका कारण क्या है कि वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका रीजन है हमारे CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो गैस जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स, हमारे एयर कंडीशनर्स में यूज होती हैं, वो गैस नीचे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अनरिएक्टिव होती है। आपने देखा, अगर आपने एक रूम में रेफ्रिजरेटर रखा है और अगर आप वहां पर रहते भी हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज CFC जो होती है वो हमारे ग्राउंड लेवल पे नॉन रिएक्टिव होती है। बट जैसे ही CFC हमारे ऊपर जाती है, हमारी ऑक्सीजन ओजोन के पास जाती है, वहां ये गैस रिएक्ट होती है और हमारी ओजोन में डिप्लीशन करती है, उसको धीरे धीरे पतला कर देती है। सो इस तरीके से हमारी ओजोन भी धीरे धीरे डिप्लीशन होती जा रही है। अब आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज, मतलब गार्बेज का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आपने सुना होगा कहीं पर रेड डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डस्टबिन का यूज किया जाता है कि उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, या फिर हम कैसे जो भी हमने टाइप्स ऑफ वेस्ट में पढ़ा था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम डिफरेंट अलग अलग सेपरेटली ट्रीट करते हैं, ताकि हम उनसे हमारी अर्थ को भी नुकसान ना पहुंच सके और हम उनसे कुछ फायदा भी अपना उठा सके। अब है हमारा डिस्पोजेबल कप्स। आपके NCERT के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है लास्ट में, जो कि आपका डिस्पोजेबल कप्स के ऊपर के सबसे, आपको एक स्टोरी टाइप है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता था, रेलवे स्टेशन पे कहीं पर भी चाय जो होती थी या फिर टी, उसको सर्व किया जाता था कांच के गिलासेस में, कांच के ग्लास में उनको सर्व किया जाता था, ग्लास में उनको सर्व किया जाता था। बट वो काफी ज्यादा अनहाइजीनिक होती थी, बिकॉज जो हमारे शॉपकीपर थे उनको बार बार तो अच्छे से वॉश नहीं करते थे, बस पानी में से निकाल के चाय दोबारा उनमें डाल के सर्व कर देते थे। सो वो काफी ज्यादा अनहाइजीनिक होता था। सो लोगों ने उसको अपोज किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, चाय वालों ने या फिर जो हमारी ऐसी बॉडीज है उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज के मिट्टी के जो कुल्हड़ होते हैं उनको यूज करना स्टार्ट किया। बट वो भी अच्छा नहीं चला, बिकॉज जो लोग थे वो उनको फेंक देते थे। ट्रेन में सपोज हम एक ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, प्लेटफॉर्म पे आपको किसी ने कुल्हड़ के अंदर चाय दी, आपने भी ट्रेन में आपने उसको रास्ते में कहीं भी फेंक दिया,
बट जो पकी हुई मिट्टी होती है कोलर के अंदर, पकी हुई मिट्टी कभी भी सॉइल के अंदर डिकम्पोज नहीं होती थी, सो वो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देती थी। सो वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं था यूज करने के लिए। सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, हमारा एग्रीकल्चर उससे डिस्टर्ब हो सकता था। उसके बाद हमें यूज किया हमने पेपर कप्स। पेपर कप्स मतलब जो हमारे छोटे छोटे अभी भी हम जिनको यूज करते हैं, पेपर कप्स को हमने यूज किया। बिकॉज अगर पेपर कप्स अनहाइजीनिक भी नहीं होते, नया पैक निकाल के देंगे, और अगर हम उनको कहीं फेंक भी देंगे, क्योंकि वो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, वो इजीली सॉइल में भी डिकम्पोज हो जाएगा। यही है हमारी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमें यूज करने का मतलब क्या, सॉइल में वो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं। सो इसी तरह आपका ये चैप्टर अवर एनवायरनमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैनल पे कोई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा मैनेजमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो हमारा चैप्टर है, उसको भी हम जल्दी लेकर आने वाले हैं, तो उसकी वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना।